हेलो गाइस, यहाँ से हम लोग अपने लेक्चर नंबर SM36 को कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगेन ये लेक्चर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। अभी तक हम लोगों ने इंडक्शन मशीन के ऊपर काम किया है और इंडक्शन मशीन में भी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन को कवर किया है। तो अभी आगे के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड फ्रेम बनाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने सिंक्रोनस मशीन पे करीब 32 लेक्चर्स पढ़े हैं, तो इसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे बात किया था, राइट। तो सिंक्रोनस मशीन में भाई जो आपका टाइप्स होता है ये दो तरीके के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। जैसे अगर हम लोग सप्लाई सिस्टम की बात करें जो कि पावर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं, तो सप्लाई सिस्टम हमारे पास कितने तरीके का है? दो तरीके का। एक तो हो गया आपका 3 फेज सिस्टम और एक हो गया आपका सिंगल फेज। तो सप्लाई सिस्टम के बेसिस पे आपका जो सिंक्रोनस मशीन होगा दो तरीके का हो जाएगा, 3 फेज सिंक्रोनस मशीन और दूसरा हो जाएगा आपके पास सिंगल फेज सिंक्रोनस मशीन, राइट। और फिर फर्दर जब हम लोग 3 फेज सिंक्रोनस मशीन को पढ़ रहे थे, तो 3 फेज सिंक्रोनस मशीन में हम लोगों ने रोटर कंस्ट्रक्शन जब पढ़ा था, तो हम लोग को पता चला कि यहाँ पे दो तरीके के अलग अलग रोटर यूज़ कर रहे हैं। एक तो आपका साइलेंट पोल टाइप था और दूसरा आपका सिलेंड्रिकल पोल टाइप था। यानी रोटर के कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हम लोगों ने 3 फेज सिंक्रोनस मशीन के अंदर दो टाइप्स फर्दर डिफाइन किए थे। जैसे अगर साइलेंट पोल टाइप रोटर यूज़ कर रहे थे, क्या हो जाएगा आपका साइलेंट पोल टाइप सिंक्रोनस मशीन। और अगर वही सिलेंड्रिकल पोल टाइप यूज़ कर रहे थे, क्या हो जाएगा सिलेंड्रिकल पोल टाइप सिंक्रोनस मशीन, राइट। सेम इसी तरीके से हम लोग अपने इंडक्शन मशीन के टाइप्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले सप्लाई सिस्टम के बेसिस पे क्या हो जाएगा 3 फेज इंडक्शन मशीन और सिंगल फेज इंडक्शन मशीन। क्योंकि अभी हम लोग 3 फेज पढ़ रहे हैं, तो 3 फेज में फर्दर आप देख रहे हैं जब हम लोग रोटर कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग दो तरीके का रोटर यूज़ कर रहे हैं। एक तो आपका स्लिप रिंग एक तरीके से रोटर यूज़ किया जा रहा है, फिर कहिए वाउंड रोटर। वाउंड रोटर कहने का मतलब ये आपका रोटर है, इस रोटर के अंदर आपका क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड स्लॉट्स हैं और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं एक तरीके से वाइंडिंग कर रहे हैं, राइट। तो अब इसमें जो वाइंडिंग करते हैं भाई हम लोग, क्योंकि आपको पता है ये जो आपका इंडक्शन मशीन होता है ये एकदम एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मर की तरह होता है, राइट। तो आपको पता है भाई कि ये जो रोटर है जो कि यहाँ पे इसका सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम करेगा ये, तो इसमें क्या होना चाहिए जो भी आप इसके अंदर वाइंडिंग कर रहे हैं वो उनका सारा कंडक्टर क्या होना चाहिए शॉर्टेड होना चाहिए, तभी ना इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, करंट फ्लो होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंप्लीट पाथ होना चाहिए ना। तो जो आपका स्लिप रिंग या फिर कहिए वाउंड टाइप रोटर जो होता है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं वाइंडिंग डाल रहे हैं, ठीक है। उस वाइंडिंग को फिर हम लोग क्या करेंगे या तो स्टार में जोड़ेंगे या तो फिर कहिए डेल्टा में जोड़ेंगे, राइट। तो इसको भाई जोड़ने का मतलब है यानी इसको जो शॉर्ट करते हैं ना, तो शॉर्ट हम लोग बाहर निकाल के करते हैं। जैसे देखिए ये जो आपका स्क्वायरल केज होता है, स्क्वायरल केज में क्या होता है आपका कुछ इस तरीके का पिंजड़े टाइप का बना होता है, ठीक है। और इसके अंदर इस तरीके से मोटे मोटे एल्युमिनियम बार लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो जो एल्युमिनियम बार है ये अपने आप एंड रिंग से क्या होता है शॉर्टेड होता है, देख रहे हैं ये यहीं पे शॉर्टेड होता है। लेकिन जो आपका वाउंड टाइप रोटर होता है इसमें भाई आपको अगर शॉर्ट करना है ना यानी कंप्लीट करना है, तो इसको हम लोग मशीन के अंदर नहीं करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। यानी इनका जो कनेक्शन होता है जैसे स्टार में कर रहे हैं तो सीधी सी बात है क्या हो जाए RYB और साथ में एक न्यूट्रल भी रहेगा इसका, ठीक है। तो उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। अब सीधी सी बात है ये क्योंकि रोटर है तो कोई भी चीज़ अगर घूम रहा है तो उससे अगर आपको कनेक्शन बाहर निकालना है तो हम लोग क्या लेते हैं स्लिप रिंग का सहारा लेते हैं, ठीक है। यानी अगर हम लोग इसका डायग्राम देखें साइड व्यू से, ये मान लेते हैं आपका रोटर, ठीक है। अब क्योंकि इसके अंदर भाई स्लॉट्स बने हुए हैं इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड स्लॉट्स और इसके अंदर हम लोग वाइंडिंग कर रहे हैं, इधर भी दिखा देते हैं। तो इनका जो कनेक्शन लेना होगा हम लोग को यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है स्लिप रिंग लगाना पड़ता है, ठीक है। अब क्योंकि 3 फेज है तो सीधी सी बात है 3 यहाँ पे स्लिप रिंग लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा और हम लोग इसको बड़ा कर देते हैं और अगर हम लोग न्यूट्रल ले रहे हैं तो न्यूट्रल के लिए भी यानी टोटल 4 स्लिप रिंग हम लोग को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके अंदर से जो तार निकलता है इन स्लिप रिंग पे आ जाएंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं आपका R फेज़ का, ये आपका Y फेज़ का, ये मान लेते B फेज़ का और ये न्यूट्रल, ठीक है। तो इस स्लिप रिंग से फिर इस कनेक्शन को बाहर निकाल करके, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था भाई स्लिप रिंग के केस में लोड एंगल का कॉन्सेप्ट, और जब हम लोग प्रैक्टिकल केस स्टडी कर रहे थे तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि लोड एंगल में आपका क्या है एक तरीके से थीटा 2 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, राइट।
और ये क्यों आ रहा था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंडक्टेंस को भी लेकर के चल रहे थे। तो अब हम लोगों ने देखा था कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन डेल पे, तो डेल का वैल्यू 90 प्लस थीटा 2 है। अब क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा। अब आपको बताया था मैंने कि कॉस में थीटा का वैल्यू जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा ओवरऑल कॉस का वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब भाई क्योंकि हम लोग को थीटा 2 को एक तरीके से कम करना है, और हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया था ये जो थीटा है यहाँ पे, थीटा 2 क्या है आपका tan इनवर्स x2/r2, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर इसको मेरे को कम करना है इसका मतलब क्या है, मेरे को रेजिस्टेंस यहाँ पे एक तरीके से बढ़ाना पड़ेगा, या फिर कहिए सीधे सीधे मेरे को x2 यहाँ पे कम करना पड़ेगा, ठीक है। x2 तो आप कम नहीं कर सकते क्योंकि लीकेज के कारण आ रहा है, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पे r2 को बढ़ाना चाहेंगे, तो सीधी सी बात है भाई, रोटर में अगर आप यानी रोटर का अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, आपको एक्स्ट्रा जो रेजिस्टेंस लगाने का एक चांस मिलेगा, ठीक है, वो कहाँ मिलेगा, या फिर कहिए किस टाइप ऑफ इंडक्शन मशीन में मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वाउंड टाइप या फिर कहिए स्लिप रिंग टाइप में। क्योंकि स्लिप रिंग से क्या कर रहे हैं हम लोग, कनेक्शन बाहर ले रहे हैं रोटर का, और यहाँ पे फिर हम लोग एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, ओके। और वही अगर हम लोग स्क्वायरल केज की बात करें भाई, तो उसमें हम लोग का ऑप्शन नहीं रहता। तो यही चीज़ एक पहले लाइन पढ़ लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायरल केज वाइंडिंग जो होता है आपका, ये अपने आप में क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड होता है इंड रिंग से दोनों तरफ से, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक्स्ट्रा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है भाई। रोटर में हम लोग एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर पाएंगे, किसके केस में, तो स्क्वायरल केज के केस में, ओके। तो अभी हम लोग के पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ वाउंड रोटर टाइप। तो सीधी सी बात यहाँ पे लिखा वाउंड रोटर इज हाउएवर एसेसिबल, यानी इसमें हम लोग एक तरीके से लगा सकते हैं किसके सहारे, स्लिप रिंग के सहारे, ठीक है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी इंसर्टेड इन द रोटर सर्किट, ठीक है। और अगर हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दे रहे हैं, सीधी सी बात है, मेरा जो थीटा 2 है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक तरीके से कम हो जाएगा, या फिर कहिए ये जो थीटा 2 वैल्यू है, फिर कहिए जो आपका लोड एंगल है ये हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। वही लिखा अंडर कंट्रोल ओनली इन केस ऑफ वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, ठीक है, या फिर कहिए इंडक्शन मशीन, ओके। फॉर एग्जाम्पल द स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी कंट्रोल इन केस ऑफ, मतलब अगर आपको स्टार्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करना है भाई, ठीक है, तो किस में आप कंट्रोल कर पाइएगा, सिर्फ और सिर्फ वाउंड रोटर टाइप में। क्यों, क्योंकि वाउंड रोटर टाइप में ही क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने लोड एंगल को एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। लोड एंगल को भी कैसे कंट्रोल करेंगे, तो R2 को एक तरीके से बढ़ा करके, ठीक है। और वही अगर हम लोग बात करें स्क्वायरल केज में, तो स्क्वायरल केज में यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, ओके। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया हो गया। और अभी भाई इसको और भी बेटर तरीके से अगर आपको प्रैक्टिकल वे में देखना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए स्लिप रिंग वर्सेस स्क्वायरल केज, और प्रैक्टिकल लगा दीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, कोई ना कोई लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है, कैसा कैसा इनमें रोटर होता है। तो अभी तक हम लोगों ने भाई स्लिप रिंग के ऊपर बात किया है। अब हम लोग का जो सेकंड टाइप है ये है स्क्वायरल केज। तो स्क्वायरल केज के ऊपर बात करेंगे, और स्क्वायरल केज में आपका रोटर कैसा होता है ये सब आपको पता होना चाहिए, और ये काफ़ी मतलब बेसिक चीज़ है भाई, ठीक है। अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो ये सब आपको कंस्ट्रक्शन तो कम से कम कवर होना चाहिए, ओके। तो इसमें आपका ऑटोमेटिक अंदर में ही क्या होता है, शॉर्टेड होता है पूरा का पूरा कंडक्टर, या फिर कहीं जो भी एल्युमिनियम बार इसमें इंसर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें हम लोग रेजिस्टेंस एक तरीके से एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर पाएंगे तो सीधी सी बात है, इसमें जो आपका लोड एंगल होगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस स्क्वायरल केज में आपका टॉर्क कैसे जनरेट होता है, फिर कहिए ये कैसे एक तरीके से स्टार्ट होता है, सेल्फ स्टार्ट कैसे होता है ये। तो अभी भाई हम लोग यहाँ से अपने स्क्वायरल केज इंडक्शन मशीन को एक तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, और अभी हम लोग को यहाँ पे दो फोटो समझना है, ठीक है। सबसे पहला फोटो इसमें क्या दिखाया गया है, डायरेक्शन ऑफ जनरेटेड ईएमएफ इन रोटर बार्स, ठीक है, यानी कैसे आपका ईएमएफ होता है, क्रॉस डॉट कैसे दिखाते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा है आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी ये तो आपका ईएमएफ के बारे में बताएगा, ठीक है। और ये वाला क्या है, कब आपका मैक्सिमम करंट फ्लो होगा उसके बारे में, ओके। सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग इसके स्टेटर की बात करें तो भाई जो स्टेटर हम लोगों ने स्लिप रिंग के लिए डिज़ाइन किया था वही सेम जो है उसी तरीके से आपका क्या होगा, आपके स्क्वायरल केज के लिए भी होगा, ठीक है। स्टेटर में आपका कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। या फिर जैसे अगर हम लोग भाई यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन की बात करें तो सिंक्रोनस मशीन में जो आपका दो टाइप्स था, साइलेंट पोल टाइप या फिर सिलेंड्रिकल पोल टाइप। तो इसमें क्या था, इसमें सिर्फ रोटर का अंतर था, ठीक है, दोनों केस में रोटर अलग अलग था, लेकिन जो आपका स्टेटर था
उस स्टेटर का कंस्ट्रक्शन सेम था, किस तरीके से वाइंडिंग कर रहे थे वहाँ पे हम लोग 3 फेज, वो भी आपका सेम था, ठीक है। सेम उसी तरीके से आपका ये जो इंडक्शन मशीन है, इंडक्शन मशीन में यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं स्लिप रिंग पढ़िए फिर स्क्वायरल केज पढ़िए, इसमें सिर्फ और सिर्फ रोटर का एक तरीके से अंतर होता है कंस्ट्रक्शन में। स्टेटर क्या है, दोनों के लिए सेम है। या फिर हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं जो सिंक्रोनस मशीन में स्टेटर यूज़ होता है वही हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडक्शन मशीन में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी दोनों का जो स्टेटर का कंस्ट्रक्शन होता है क्या होता है, कॉमन होता है, सेम होता है। ओके, तो अभी स्टेटर के लिए तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, रिवाइज हो जाएगा आपका। ये आप इमेजिन कीजिए हम लोग के पास स्टेटर है और ये पूरा का पूरा हम लोग 2 पोल के लिए स्टडी करेंगे, क्योंकि 2 पोल हम लोग के लिए ईजी हो जाता है। ये मान लेते हैं इस तरीके से आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेटेड वाइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका इसमें वाइंडिंग किया हुआ है, इसमें ए हो गया, ए डैश, ये बी, बी डैश, सी, सी डैश, राइट। और इसके अंदर जैसे ही हम लोग 3 फेज बैलेंस सप्लाई देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। ओके, तो ओवरऑल मैं यहाँ पे उतना नहीं दिखा के सीधे सीधे यहाँ पे एन लिख देता हूँ, ये मैं अपना यहाँ पे साउथ लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया एक तरीके से फाई एस, यानी स्टेटर का, और ये कैसा है नेचर में, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी घूम रहा है। आप डायरेक्शन ले लेते हैं बुक के साथ सिंक्रोनाइज हो तो ये पूरा पूरा क्या है, एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया, यानी ये इस डायरेक्शन में एक तरीके से घूम रहा है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे अगर रोटर की बात करें तो क्योंकि रोटर में भाई हम लोग यहाँ पे केज वाला रोटर यूज़ कर रहे हैं, तो केज वाले रोटर में क्या है, एक तरीके से आपका कुछ बार यूज़ किया जाएगा इस तरीके से, एल्युमिनियम बार। ओके, तो अभी अगर इसको आप इधर से देखेंगे, यानी इसका अगर फ्रंट व्यू देखेंगे तो सीधे सीधे आपको क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से कंडक्टर दिखेगा, नंबर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको, ठीक है। इसमें टोटल कितना कंडक्टर डाला गया है, एल्युमिनियम बार कितना डाला गया है, 14 डाला गया है, ठीक है। तो 7 आपका इधर, यानी 7 जो है इधर बना लेगा, यानी ये पूरा पूरा एक पोल बना लेगा, और ये बाकी रिमेनिंग जो है 7 इधर आपका साउथ पोल बना लेगा, या फिर कहीं नॉर्थ पोल बना लेगा, ठीक है। तो ये सब वाइंडिंग अगर आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझिए, सबसे पहले हम लोग इस ए वाले फोटो पे बात करें तो अभी इसका जो इस इंस्टेंट में जो आपका N1 S1 है वो कहाँ कहाँ है, कंडक्टर नंबर 4 के सामने है और कंडक्टर नंबर 11 के सामने है, ठीक है। और इसमें हम लोग कैसे क्रॉस दिखाते हैं, कैसे डॉट दिखाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे सीधे राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग EMF की बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है भाई, ये आपका फ्लक्स है या फिर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये गोल गोल घूम रहा है, और इस इंस्टेंट में देखेंगे तो सीधी सी बात है इसके एकदम सामने सामने, तो इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ EMF इंड्यूस्ड होगा ना, जो कि मैक्सिमम EMF होगा इसका, राइट। तो ये देखने के लिए मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहले देखिए, हम लोग नॉर्थ साउथ और बीच में यहाँ पे कंडक्टर होता है, यानी डीसी मशीन वाला अप्रोच लेकर के चल रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉइल को एक तरीके से घुमाते हैं, फील्ड एक तरीके से मेरा स्टेशनरी होता है। तो अभी यही चीज़ कर लीजिए, फील्ड को आप एक तरीके से स्टेशनरी कर लीजिए। अगर फील्ड मेरा इस तरीके से घूम रहा है तो सीधी सी बात है, ये जो कंडक्टर होगा आपका, कंडक्टर ये किस तरीके से आपको दिखेगा घूमते हुए, ठीक है। फिर कहीं आप फील्ड पर ही बैठ जाइए, ठीक है, ये जो आपका फ्लक्स है इस पर बैठ जाइए, ठीक है। तो इस पर अगर आप बैठ करके गोल गोल घूम रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये इधर आपको किधर भागते हुए नजर आएगा, ये पीछे की तरफ आपको भागते हुए नजर आएगा, ठीक है। यानी अब यहाँ पे आपका पता चल गया कि कंडक्टर जो है इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो सीधी सी बात, आप राइट हैंड रूल लगा लिए, सब बताया मैंने आपको, तो यहाँ बार बार बताऊंगा नहीं मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे देखिए, नॉर्थ के सामने यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम क्रॉस दिखाया गया है और इसमें आपका मैक्सिमम डॉट दिखाया गया है। और मैंने आपको फर्दर बताया था कि अगर ये नॉर्थ है भाई, तो सीधी सी बात है, इस नॉर्थ का कि कहाँ तक इन्फ्लुएंस होगा, इसका कहाँ तक इफेक्ट होगा, पूरा पूरा 180 तक, यानी हाफ तक, ये पूरा पूरा इतना तक क्या होगा, नॉर्थ होगा, राइट। और इधर पूरा का पूरा इतना तक क्या हो जाएगा, रिमेनिंग ये आपका पूरा पूरा साउथ की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, नॉर्थ के सामने यहाँ पे जो कंडक्टर रखा हुआ है इसमें मैक्सिमम क्रॉस, तो इसमें आपका जो होगा इसमें मैक्सिमम डॉट। लेकिन सीधी सी बात है, इधर भी तो आपके कंडक्टर हैं, देख रहे हैं आपका 1 2 3, समझ रहे हैं, इधर आपका 5 6 7, इसका मतलब क्या, इधर आपका, क्योंकि इधर जो है आपका, इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, इधर नॉर्थ पूरा, इधर आपका साउथ पूरा, ठीक है। तो इधर क्या है आपका, नॉर्थ वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन काफ़ी कमजोर है, तो सीधी सी बात है, जो EMF बनेगा ये काफ़ी वीक बनेगा, इसको हम लोग छोटा डॉट से सॉरी छोटा क्रॉस से दिखाएंगे। देख रहे हैं सर्कल आपका छोटा छोटा बनाते चला जाता है, ओके। ये छोटा क्रॉस, ये उससे बड़ा क्रॉस, ये उससे बड़ा, और ये सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये आपके मैग्नीट्यूड को बताता है, यानी सबसे ज़्यादा EMF इसके अंदर है, राइट। अभी
हम लोगों ने इसको क्या कर रखा है, इस रोटर को हम लोगों ने प्रैक्टिकल केस मान के चला। प्रैक्टिकल केस कहने का मतलब क्या है, इस ये रोटर कैसे बिहेव करेगा, इसका अपना रेजिस्टेंस भी होगा कुछ ना कुछ वाइंडिंग के चलते, और कुछ ना कुछ आपका लीकेज के चलते रिएक्टेंस भी आ रहा होगा, यानी X2 भी आ रहा होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर इस इंस्टेंट में, यानी जब आपका मैग्नेटिक फील्ड, देखिए यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस इंस्टेंट में है, तो सीधी सी बात है इस कंडक्टर नंबर 4 और कंडक्टर नंबर 11 में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। लेकिन मैक्सिमम कब करंट फ्लो होगा, मैक्सिमम करंट तब फ्लो होगा जब ये फ्लक्स जो है आपका N1 S1 ये थोड़ा सा आगे भाग जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट होगा, θ2 एंगल, ठीक है। तो वही सेकंड फोटो में आपका यहाँ पे दिखाया गया है कि कंडक्टर नंबर 4 और कंडक्टर नंबर 11 में, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे A और B में, ठीक है। इसमें मैक्सिमम करंट का फ्लो होगा जब ये, पहले तो इस इंस्टेंट पे था ना, देखिए पहले आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे था। सीधी सी बात है, जब कुछ थीटा एंगल भाग जाएगा आगे, जैसे यहाँ पे भागते हुए दिखाया, मतलब यहाँ से ही यहाँ पहुँच गया आपका फ्लक्स, ठीक है, तब जाकर के इसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम करंट एक तरीके से फ्लो होगा। देख रहे हैं, आपका मैक्सिमम करंट फ्लो होते हुए दिखाया गया है। अब हम लोग को पता है भाई, जो लोड एंगल होता है, ये लोड एंगल किसके किसके बीच में होता है, स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स के बीच में, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, अब इसके अंदर मैक्सिमम करंट आ गया, तो खुद सोचिए, अब ये इसमें मैक्सिमम करंट है, तो सीधी सी बात है यही ना डिसाइड करेगा रोटर के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, समझ रहे हैं बात को। तो अब यहाँ से आप देख लीजिए, इसमें क्रॉस है, मतलब ये सीधी सीधी ऐसे बताया हुआ भाई आपको, ठीक है। ये आपका डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। F2 मतलब क्या, ये रोटर वाइंडिंग का MMF है, F1 का ये फ्लक्स है, और ये जो है आपका क्या है, एक तरीके से आपका स्टेटर का हो गया, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल हम लोग को देखना है। तो सीधी सी बात है, ये जो एंगल है, देखिए यहाँ से ये जो एंगल होगा आपका पूरा पूरा, ये क्या है, 90 है, राइट। और ये जो एंगल होगा आपका, ठीक है, ये वाला एंगल, क्योंकि पहले यहीं पे था ना, अब यहाँ से ऐसे शिफ्ट हो गया, तो ये एंगल कितना होगा, θ2, ठीक है, यानी ये एंगल आपका θ2 हो गया, ठीक है। तो उसमें जब जोड़ेंगे तो 90 प्लस क्या हो जाएगा आपका θ2, ओके। तो डेल इक्वल टू, यानी लोड एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 90 प्लस θ2। और ये लैग क्यों करके, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल एजम्पशन लेकर के चल रहे हैं। अब यही सेम चीज़ जो है आपका, ये ग्राफिकल मेथड से समझाया गया है। देखिए यहाँ पे जो आपका रोटर है भाई, इस रोटर को, जैसे ये रोटर है आपका, ठीक है, इस रोटर को अगर मैं यहाँ पे काट दूँ और काट करके इसको ऐसे ओपन कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा ऐसे खुल जाएगा ना, स्ट्रेट लाइन में खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंडक्टर 1 2 3, ठीक है, उस तरीके यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से दिखाया गया है, ओके। 14 के बाद फिर से 1 2 3 स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो पूरे पूरे रोटर को एक तरीके से यहाँ पे खोल दिया गया है। अब यहाँ पे ये जो पहला फोटो है, ये आपके ईएमएफ के लिए है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि इस डायग्राम से, ठीक है, इस डायग्राम में देखना मैक्सिमम ईएमएफ किसके पास है, आपका 4 और 11 के पास है, ठीक है। तो आप देखिए, ये जो आपका डार्क ग्राफ दिखाया गया है, ये क्या है आपका स्टेटर फ्लक्स है, ठीक है। साइनसोडियल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमेशा, ये सब बताया हुआ है आपका। और ये जो डॉटेड लाइन दिखाया गया है, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस बार वोल्टेज है। मतलब 4 नंबर पे देख रहे हैं, इंस्टेंटेनियस बार वोल्टेज मतलब क्या भाई, ये घूम रहा है ना गोल गोल, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर ये घूम करके यहाँ आ जाएगा तो अब मैक्सिमम वोल्टेज इसमें आएगा, फिर और घूमेगा तो इसमें आ जाएगा, समझ रहे हैं, मतलब चेंज होते चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी इस इंस्टेंट को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो इस इंस्टेंट में आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को स्टॉप कर दिया, पाउज कर दिया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, N1 किसके सामने है, कंडक्टर नंबर 4 के सामने, और S1 किसके सामने, 11 के सामने। तो सीधी सी बात है, मैक्सिमम ईएमएफ होगा, तो देखिए 4 के सामने आपका मैक्सिमम है कि नहीं, क्योंकि आपके ये साइनसोइडल डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो ये 4 के सामने मैक्सिमम ईएमएफ, और जो 11 नंबर है यहाँ पे आपका मैक्सिमम ईएमएफ। और क्योंकि ये जो 4 नंबर है ये नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है, नॉर्थ को हम लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव मान के चला हुआ, ठीक है, नॉर्थ नेगेटिव को बता रहा है, और ये जो साउथ के इन्फ्लुएंस में है इसको हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं, राइट। तो वही है, यहाँ पे नेगेटिव मैक्सिमम और ये आपका पॉजिटिव मैक्सिमम, ठीक है, ईएमएफ आपका दिखा दिया गया। और बाकी जो आपका कंडक्टर है 1, कंडक्टर 1 को देखिए आप, एकदम नॉर्थ के एकदम साइड में है कि नहीं है, बोलिए, क्योंकि ये यही ना डिस्ट्रीब्यूट करते रहे, इधर पूरा नॉर्थ, इधर आपका पूरा पूरा साउथ, ओके। तो ये हो गया आपका, इस तरीके से दिखाया हुआ है। अब ये तो ईएमएफ के बारे में बता दिया गया, और यहाँ पे देखिए ये आपका जो
स्टेटर फ्लक्स है ये एन एस के स्पीड में क्या हो रहा है, आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। आगे की तरफ शिफ्ट होने का मतलब ऐसा साइकिल बना रहा है, साइकिल बना मतलब गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। अब यही सेम चीज़ सेकंड फोटो में हम लोगों ने यहाँ पे अब करंट के लिए दिखाया गया है, ठीक है। तो करंट कब बहेगा, देखिए अभी इसमें मैक्सिमम ईएमएफ है ना कंडक्टर नंबर 4 में, फिर कहीं बार नंबर 4 में, तो इसमें मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगा, जब ये जो डार्क लाइन वाला स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है ये थोड़ा सा आगे ससर जाएगा, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा आगे भी देखिए तो ये कहाँ पे अभी 1 के एकदम सामने है ना, 1 से थोड़ा सा पीछे, ठीक है। तो अब देखिए तो सेकंड केस में ये कहाँ पहुँच गए, 2 और 3, मतलब 2 और 3 के बीच में आ गया आपका, ये देख रहे हैं स्टेटर फ्लक्स, मतलब आगे थोड़ा सा शिफ्ट हो गया भाई, ठीक है। तो जब ये आगे थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ, θ2 एंगल शिफ्ट हो गया, ठीक है, θ2 डिग्री शिफ्ट हो गया। जब ये आगे शिफ्ट हो गया तब जा करके अब देखिए ये जो कंडक्टर नंबर 4 और ये इस बार जो है ना ये डॉटेड लाइन जो दिखाया गया है ये आपके मैक्सिमम करंट को बता रहा है, ठीक है। तब जाकर किसमें क्या है, एक तरीके से मैक्सिमम करंट फ्लो हुआ है कंडक्टर नंबर 4 में और वही कंडक्टर नंबर 11 में, ओके। और ये लिखा हुआ इंस्टेंटेनियस बार करंट, ठीक है। ये यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके यहाँ से लेके मतलब सबको दिखा दिया गया है, ठीक है। जैसे बार नंबर 3 में थोड़ा सा मैक्सिमम से कम है करंट, ठीक है। और वही इसमें 9 में देखिए थोड़ा और कम है, ठीक है। तो ये सब समझने वाली बात है भाई, ओके। तो ऊपर में आपका एक तरीके से मशीन के अंदर में बताया गया और ये एक तरीके से ग्राफ में नहीं पूरे पूरे ओवरऑल को ग्राफिकल वे में एक्सप्लेन किया गया है। और अगर हम लोग इसको फर्दर देखें, एक और जो आपका ये डॉटेड लाइन दिखाया गया है ये क्या है, ये रोटर एमएमएफ को दिखाया गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग भाई सबसे पहले इस वाले फ़ोटो में देखें तो इसमें आपका मैक्सिमम करंट है 4 नंबर और 11 नंबर में, ठीक है। और यही डिसाइड करेगा आपका रोटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो यहाँ पे डॉट है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे आप ऐसे कीजिए, ठीक है। या फिर सीधे सीधे अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो यहाँ से देखिए जो आपका 11 नंबर में डॉट है यहाँ, मतलब यहाँ से करंट निकल रहा है, ठीक है। ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है और फिर ऐसे घुस रहा है इसमें, ठीक है, ऐसे घुस रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे कीजिए, राइट हैंड ऐसे मोड़िए, क्योंकि 11 से निकल रहा है और 4 में घुस रहा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, थंब आपको नीचे की तरफ बता देगा, ओके। तो अभी अगर हम लोग रोटर में देखें तो यहाँ पे आपका ये एस बन रहा है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे आपका साउथ का मैक्सिमम है और यहाँ पे आपका नॉर्थ का मैक्सिमम है, ठीक है। तो नॉर्थ का मैक्सिमम किसके किसके बीच में, 7 नंबर और 8 नंबर के बीच में, ठीक है। और साउथ किसके किसके बीच में मैक्सिमम है, 1 नंबर और 14 नंबर के बीच में। और क्योंकि अभी हम लोगों ने साउथ को पॉजिटिव माना हुआ है तो अब देखिए ये आपका 1 नंबर है कंडक्टर नंबर और ये आपका 14 नंबर है कंडक्टर, ठीक है। तो इसी के बीच में आपका साउथ है ना, देखिए यहाँ पे ये आपका रोटर एमएमएफ है ना, इस तरीके से भाई, ओके। और यहाँ पे देखिए ये आपका मैक्सिमम आया कि नहीं आया, बोलिए भाई। ये ऐसे जा रहा है ना, साइनसोइडल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मैक्सिमम कहाँ होगा, ही ना होता, 1 और 14 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। और क्योंकि साउथ को हम लोगों ने ऊपर में पॉजिटिव माना हुआ था, लेकिन ये जो था ये एयर के लिए था भाई, ठीक है। लेकिन हम लोग आयरन के अंदर बात कर रहे हैं तो आयरन के अंदर क्या होता है, फ्लिप हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे नॉर्थ हो वहाँ पे नॉर्थ नहीं साउथ बनता है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे साउथ को नीचे की तरफ दिखाया हम लोगों ने, ओके। और वहीं नॉर्थ की बात करें तो कितने कितने के बीच में, 8 नंबर और 7 नंबर के बीच में। तो सीधी सी बात है, नॉर्थ मेरा पॉजिटिव होगा तो ये आपका पॉजिटिव देखिए यहाँ पे आ रहा है, किसके किस बीच में है, आपका 8 नंबर और 7 नंबर के बीच में, ओके। तो इस तरीके से आपका रोटर एमएमएफ को एक तरीके से दिखाया गया। अब समझिए, अब हम लोग को यहाँ पे एंगल देखना है भाई, ठीक है। तो ये जो एंगल हुआ, सॉरी ये जो ग्राफ हुआ डार्क लाइन, क्या है, ये स्टेटर है, ठीक है। और अगर हम लोग नाप रहे हैं तो मैक्सिमम को मैक्सिमम से ना नापेंगे या फिर कहीं मिनिमम को मिनिमम से ना नापेंगे, तो इसका मैक्सिमम इसका मैक्सिमम, ठीक है। जब इन दोनों के पकड़ करके नापेंगे भाई, क्योंकि यहीं से ना नापा जाता है, ग्राफ में ग्राफिकल मेथड आपको समझ में आना चाहिए, कैसे हम लोग लीड लैग पता करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को जीरो से देख रहे हैं तो उसको भी जीरो से ही देखना होगा, ठीक है। तो ये अगर मैक्सिमम यहाँ पे है और ये मैक्सिमम यहाँ पे है तो सीधे सीधे हम लोग को यहाँ पता चल रहा है 90 प्लस θ2 पूरा पूरा क्या है, इनके बीच में एक तरीके से एंगल बन रहा है, जिसको हम लोग सीधे सीधे लोड एंगल बोलते हैं, राइट। तो इसमें भाई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ऐसे नहीं समझ में आया तो ऊपर मैंने आपको समझा ही दिया है। अब थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, देखिए यही सब सेम चीज़ आपका लिखा हुआ है, यहाँ से स्क्वायरल केज का स्टार्ट हो रहा है, बोल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे
टॉर्क प्रोडक्शन इन अ स्क्वायरल केज। ठीक है, सब चीज़ समझ लिया, बस हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं भाई। ठीक है, मैं यहाँ पे अटैच कर दे रहा हूँ, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, सब चीज़ वही सब लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडक्टेंस को लेकर के चल रहे हैं। इंडक्टेंस लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x2 आएगा और r2 तो आपका ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इनके बीच में लोड एंगल की बात करें तो 90 + θ2 हो जाएगा। ओके, और जो आपका करंट फ्लो होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपका मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा होगा वोल्टेज के बारे में। देखिए यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ बार वोल्टेज, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी कंडक्टर नंबर 4 और 11 में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, लेकिन इसमें करंट कब फ्लो होगा, करंट तब फ्लो होगा भाई जब आपका थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे करंट इन बार 4 नंबर में और 11 नंबर में कब मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ठीक है, जब थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, इधर कहीं लिखा होगा आपका, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ओके, बाकी सब हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं। देखिए, स्क्वायरल केज में ऑलरेडी समझा दिया, हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते हैं, इसमें हम लोग टॉर्क को अपने हाथ से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं होता है। अब हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पढ़ना है, जैसे अगर हम लोग वाउंड रोटर की बात करें भाई, तो मैंने आपको एक बेसिक में बताया था कि अगर स्टेटर पे आप 2 पोल बना रहे हैं तो सीधी सी बात है, रोटर पे भी आपको 2 पोल बनाना होगा। ठीक है, तो वाउंड रोटर में क्या होता है कि अगर आप रोटर में भी 2 पोल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वाइंडिंग जो है इस तरीके से करना पड़े, यानी वाइंडिंग को इस तरीके से डालना पड़ता है कि आपका जब ऑटोमेटिक इसके अंदर इंडक्शन के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, करंट फ्लो, तो ऑटोमेटिक इसके अंदर क्या हो, 2 पोल बनने का क्या हो, एक तरीके से पाथ हो, प्रोवाइडेड हो। ठीक है, करंट को फ्लो होने के लिए, मतलब करंट इस तरीके से फ्लो होना चाहिए कि 2 पोल बन जाए हमारा। ओके, और कैसे हम लोग वाइंडिंग करते हैं हम लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, 2 पोल बनाना है, 4 पोल बनाना है, 6 पोल बनाना है, सब चीज़ मैंने आपको सिखाया। लेकिन जो आपका स्क्वायरल केज होता है ना, तो स्क्वायरल केज में भाई जैसे स्टेटर में अगर आपको 2 पोल बनाना, सीधी सी बात आपको डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके। लेकिन इसमें जो आपका केज टाइप रोटर होता है ना, ठीक है, तो केज टाइप रोटर में अगर मान लेते हैं स्टेटर में आपने 2 पोल के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, यानी इसमें आपका नंबर ऑफ जो बार्स होते हैं, एल्यूमिनियम बार, आपको इतना सफिशिएंट देना पड़ेगा कि इसके अंदर भी क्या हो, अपना ऑटोमेटिक 2 पोल एक तरीके से इंट्रोड्यूस्ड हो जाए। ठीक है, वही अगर आप इसमें 4 पोल के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा, केज में अपने आप 4 पोल बन जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, अगर आप 4 पोल के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो जो आपका वाउंड रोटर होता है, ठीक है, द नंबर ऑफ पोल इंड्यूस्ड इन रोटर वुड ऑल्सो बी 4, मतलब अपने आप हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्क्वायरल केज की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इन अदर वर्ड्स स्क्वायरल केज रोटर वाइंडिंग कैन एडजस्ट इटसेल्फ टू एनी नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स, मतलब स्टेटर में अगर 4 पोल है, 6 पोल है, 8 पोल है, 10 पोल है, तो जो आपका केज रोटर में पोल बनेगा ना, वो अपने आप बन जाता है। ठीक है, अपने आप एडजस्ट कर लेता है वो। ठीक है, लेकिन अगर आप वही वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर की बात करें तो सीधी सी बात है, अगर स्टेटर में 4 पोल है, 2 पोल है, 6 पोल है, कितने भी पोल हैं, तो रोटर में भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से वाइंडिंग करना पड़ता है हम लोग को कि वो ऑटोमेटिक क्या हो, मतलब सेम नंबर का पोल बन जाना चाहिए, मतलब उतना आपको पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट था। बाकी लास्ट लाइन में लिखा गया है, इतना स्टडी करने के बाद हम लोग को पता चल रहा है जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है 3 फेज़ इंडक्शन मशीन में, वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले नंबर ऑफ पोल स्क्वायर, देखिए ये वाला फॉर्मूला के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पोल के स्क्वायर के ऊपर, स्टेटर फ्लक्स के ऊपर, रोटर फ्लक्स के ऊपर, और इनके बीच में जो एंगल होता है उसके ऊपर। ठीक है, राइट, तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेटर फ्लक्स के ऊपर, या फिर कहिए हम लोग सीधे सीधे एफ एस लिख सकते हैं, मतलब स्टेटर का एमएमएफ। ठीक है, और रोटर के फ्लक्स के ऊपर एफ को हम लोग लिख सकते हैं एफ आर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का जो लोड एंगल होता है मतलब साइन डेल। ठीक है, साइन डेल के ऊपर। ठीक है, और ये डेल को कंट्रोल करने का हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन कहाँ मिलता है, या फिर फैसिलिटी कहाँ मिलता है, सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग में। तो यहाँ तक पूरा का पूरा आपका भाई कवर हो गया है। ओके, और एक चीज़ देखिए, अभी भाई हम लोग का ये जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है ना, आपको ये पता होना चाहिए, जो इंडक्शन मशीन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिंक्रोनस मशीन भी बोलते हैं। एसिंक्रोनस कहने का मतलब क्या
कि इसका जो एन आर होता है कभी भी एन एस के स्पीड पे नहीं पहुंच पाता, ठीक है। अगर मान लेते हैं किसी इंस्टेंट में ये पहुंच भी जाए, मतलब एन आर इक्वल टू एन एस हो जाए, ठीक है, यानी रोटर का स्पीड एक तरीके से मान लेते हैं एन एस के बराबर हो गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड का भी स्पीड एन एस है, ठीक है, और जो रोटर है ये भी आपका एन एस के स्पीड पे घूम रहा है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड जीरो, ठीक है। फिर स्लिप स्पीड जीरो, स्लिप स्पीड जीरो, इसका मतलब क्या, रोटर के कंडक्टर के अंदर कोई भी फ्लक्स चेंज देखने को मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब क्या, आपका कोई करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो रोटर के अंदर कोई मैग्नेट नहीं बनेगा, मैग्नेट नहीं बनेगा तो सीधी सी बातें क्या हो जाएगी, ये स्लो डाउन होने लगेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे आपका इंडक्शन मशीन नहीं घूमता है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, ए सिंक्रोनस मशीन, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है, इट हैज़ बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड वाई द रोटर ऑफ ए 3-फेज इंडक्शन मशीन नेवर अटेंड सिंक्रोनस स्पीड, क्यों नहीं कर पाता है, ओके। एक लाइन और समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रोटर एमएमएफ वुड डिपेंड्स ऑन द लोड ऑफ, मतलब रोटर एमएफ का मतलब क्या है कि भाई रोटर के अंदर ये जो आपका फ्लक्स बन रहा है फाई आर, ये कितना स्ट्रांग बनेगा, ठीक है, कम मैग्नीट्यूड का बनेगा या फिर कहीं ज़्यादा मैग्नीट्यूड का बनेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इंडक्शन मोटर के साफ्ट के ऊपर कौन सा लोड डाला, मतलब कितना हैवी लोड डाला उस बेसिस पे करता है, ठीक है। कैसे करता है समझिए, इसको भी समझा देता हूँ मैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं, इसको हम लोग सिंपल वे में समझते हैं भाई ऐसे, ठीक है। ये मेरे पास एक इंडक्शन मोटर है, मोटर को लेकर कहीं चलते हैं, इसका जो शाफ्ट है ये मैकेनिकली यहाँ पे लोड से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैकेनिकल लोड, ठीक है। मैकेनिकल लोड में कुछ भी हो सकता है, पुली हो सकता है, पुली को जैसे आप गेहूँ ऐसे पीसते हैं, राइट, और यहाँ से हम लोग एक तरीके से इसमें सप्लाई दे रहे हैं। तो अब इसको अगर हम लोग ऐसे दिखाएं, ये हो गया स्टेटर, और इसमें दिखा देता हूँ मैं रोटर, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे ऐसे साफ्ट दिखा देता हूँ, और ये ऐसे कपल्ड, समझिए। अभी मान लेते हैं भाई ये स्टैंड स्टील पे, एट स्टैंड स्टील यानी रुका हुआ है, और अभी आपने जस्ट मैकेनिकल लोड इसमें क्या किया है, कपल्ड कर दिया है, क्योंकि मोटर है तो सीधी सी बात है रुका हुआ रहेगा मोटर, तभी ना आप एक तरीके से पुली के ऊपर अपना बेल्ट चढ़ाइएगा, ठीक है, फिर कहीं आप मैकेनिकल लोड कनेक्ट कीजिएगा। तो इस केस में जैसे ही आप 3-फेज सप्लाई देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेंट, ठीक है, एन एस के स्पीड में आपका स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल घूमने लगेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इनके बीच में रोटर के कंडक्टर और ये जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच में सबसे ज़्यादा एक तरीके से स्लिप स्पीड होगा, इनके बीच में रिलेटिव स्पीड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। इस केस में मैक्सिमम होगा तो सीधी सी बात है आपका d/dt एक तरीके से मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम तो सीधे होता है, ईएमएफ जो इंड्यूस हो वो मैक्सिमम, इसका मतलब क्या, जो करंट फ्लो होगा वो काफ़ी लार्ज होगा, राइट। और काफ़ी लार्ज है स्टार्टिंग में, तो सीधी सी बात है इसके अंदर जो मैग्नेट बनेगा उसका मैग्नीट्यूड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये साफ्ट एक तरीके से मैकेनिकल लोड से कपल्ड है भाई, तो इस केस में ये जो लोड होगा ना, इसको तुरंत स्पीड पकड़ने नहीं देगा रोटर को, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इनर्शिया है ना, इनर्शिया मतलब मास है एक तरीके से, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, ये धीरे धीरे मतलब स्पीड बिल्डअप करने लगेगा, ठीक है। और ऐसे भी पकड़ सकते हैं आप कि स्टार्टिंग में इसका मैक्सिमम करंट होना भी चाहिए इसके अंदर, क्यों, क्योंकि इसको अभी मैक्सिमम टॉर्क एक तरीके से जनरेट करना, राइट। अब मान लेते हैं धीरे धीरे अपना स्पीड पिकअप पकड़ रहा है, मतलब बिल्डअप कर रहा है, तो सीधी सी बात है इनके बीच में जब का d/dt नेचर का जो फ्लक्स चेंज हो रहा था वो क्या होगा, घटने लगेगा, ठीक है, क्योंकि रोटर खुद इटसेल्फ घूमने लग रहा है, ठीक है। घूमने लग रहा है मतलब क्या, इनके बीच में रिलेटिव स्पीड एक तरीके से घटने लगेगा, ठीक है। तो ये घट गया तो सीधी से ईजी घट जाए, ईजी घट जाए तो सीधी से आपका करंट भी घटने लगेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं एनआर के स्पीड से घूमने लगा, ठीक है, जो भी इसका रेटेड स्पीड है। अब मान लेते हैं इस स्पीड पर मैंने थोड़ा सा और लोड हैवी कर दिया, ठीक है। अब लोड थोड़ा सा मैंने और हैवी कर दिया तो सीधी सी बात है रोटर क्या हो जाए, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। जैसे स्लो डाउन हो सीधी सी बात है इनके बीच में आपका क्या हो जाएगा, d/dt एक तरीके से बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा तो सीधी ईजी बढ़ जाएगा, ईजी बढ़ जाएगा सीधी सा करंट भी आपका बढ़ जाएगा, करंट बढ़ गया तो सीधी से इसको फिर से एक एक्स्ट्रा टॉर्क मिल जाएगा उस लोड को एक तरीके से हैंडल करने के लिए, ठीक है। लेकिन समझिए ऐसा नहीं है भाई कि यहाँ पे आप अपने मर्जी से लोड बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे हम लोग लोड को इंक्रीज़ कर रहे हैं रोटर का स्पीड स्लो डाउन हो जा रहा है, स्लो डाउन होते ही क्या है यहाँ पे एक तरीके से d/dt बढ़ जा रहा है, ये उसके कारण ईजी बढ़ जाए, उसका करंट बढ़ जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको पता है जैसे मैंने आपको ट्रांसफॉर्म बताया था कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर होता क्या एक्चुअली कुछ नहीं, एक कोर है, ठीक है, एक हम लोग कोर डालते हैं और इसके ऊपर तार लपेटा हुआ है। तो आपको बताया था ये जो तार होता है ना, क्योंकि भाई इस
मोटर के अंदर भी वही है ना, एक आपका क्या है, मेन तो वायर ही है ना, ठीक है। तो वायर का अपना एक थिकनेस होता है, ठीक है। अब इस थिकनेस के हिसाब से इसके अंदर क्या होगा, एक लिमिटेड अमाउंट का ही या फिर कहीं लिमिटेड मैग्नीट्यूड का ही करंट एक तरीके से आप इजी वे में भेज सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा करंट इसके अंदर इंड्यूस्ड हो जाएगा लंबे समय तक के लिए तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो आई स्क्वायर आर लॉस के कारण क्या हो जाएगा, इसके ऊपर इंसुलेशन जो चढ़ा हुआ है एक तरीके से वो खराब हो जाएगा, ठीक है। फिर कहीं ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये कोर जो होगा आपका, क्योंकि रोटर के ऊपर इससे स्लॉट डले हुए हैं, स्लॉट के अंदर आपका क्या है, एक तरीके से कंडक्टर डला हुआ है, ठीक है। तो इनके बीच में इंसुलेशन एक तरीके से खराब हो गया, इसमें तो क्या आपका प्लेन शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी मोटर आपका एक तरीके से बर्न आउट हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा कि कैसे आपका ये जो मैग्नीट्यूड होता है रोटर फ्लक्स का वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। और ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिए ये जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको मैं बताता हूँ यहाँ पे स्लिप का क्या मतलब होता है। ऐसे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे ये सब के ऊपर। जैसा भी हमने θ2 पढ़ा था, θ2 इक्वल टू क्या था आपका, tan इनवर्स x2 डिवाइडेड बाय r2, ठीक है। तो अभी जैसे एट स्टैंड स्टिल की बात करूँ तो स्टैंड स्टिल में जब का स्लिप का वैल्यू होता है क्या होता है, NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS। तो NR तो मेरा जीरो है एट स्टैंड स्टिल पे, मतलब रोटर मेरा रुका हुआ है, तो इसका मतलब क्या, NS डिवाइड बाय NS यानी 1 के बराबर होगा, ठीक है। समझ गए बात को। अब स्लिप अगर मेरा 1 है भाई, और देखिए जो x2 होता है, x2 को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, x2 इक्वल टू क्या होता है 2πfl, लेकिन x2 क्या है, रोटर का एक तरीके से रिएक्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे रोटर का रिएक्टेंस है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे रोटर का मेरे को फ्रीक्वेंसी भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, FR। और कल ही मैंने आपको ड्राइव करवाया था कि FR बराबर क्या होता है हम लोग का, S इंटू FS होता है, ठीक है। यानी x2 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 2π, और FR के जगह मैं क्या लिखूंगा, स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंटू L, ठीक है। अब ये मेरा एक तरीके से ओवरऑल रिएक्टेंस का फार्मूला, एक्चुअल फार्मूला है, ठीक है। तो अब सोचिए मोटर जब मेरा एट स्टैंड स्टिल पे होगा, फिर इंडक्शन मशीन जब मेरा एट स्टैंड स्टिल पे होगा तो स्लिप का वैल्यू तो 1 हो जाएगा मेरा, ठीक है। यानी x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πfl, ठीक है। यानी जो मेरा 50 हर्ट्स है वही यहाँ पे भी आ जाएगा, राइट। लेकिन वही जब मेरा रोटर एक तरीके से घूमना स्टार्ट करेगा, यानी NR कुछ ना कुछ वैल्यू आने लगेगा इसमें, तो सीधी सी बात है आपका क्या आ जाएगा, स्लिप का वैल्यू चेंज होने लगेगा, 1 से धीरे धीरे क्या होगा, कमने लगेगा, ठीक है। अगर आपका स्लिप का वैल्यू कमने लगेगा तो सीधी सी बात है FR भी क्या हो जाएगा, एक तरीके से कमने लगेगा, ठीक है। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं जो रिएक्टेंस है ना, इस रिएक्टेंस को हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे भाई, देखिए x2 की जगह मैंने क्या लिखा 2πfl, ये फार्मूला होता है ना। लेकिन रोटर का है ना, तो ये यहाँ पे स्लिप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रोटर पे बात करें तो सीधी से रोटर का फ्रीक्वेंसी डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। समझ गए बात को। तो अब देखिए 2πfl, देखिए इसको मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ 2πfl, ये क्या है मेरा, ये तो x2 है, ठीक है। और साथ में इसका स्लिप भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, यानी मतलब सीधी सी बात है, स्लिप मल्टीप्लाई करने का मतलब है यहाँ पे सीधे सीधे कि स्लिप के हिसाब से आपका क्या होगा, x2 चेंज होते रहेगा, क्योंकि रोटर का फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, स्लिप के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्लिप का वैल्यू चेंज होगा तो ओवरऑल रोटर का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, रोटर का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो ओवरऑल आपका x2 चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग x2 को क्या करते हैं, स्लिप के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ओके। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, स्लिप मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे लिखना होगा tan इनवर्स R2, ठीक है। R2 तो आपका इंडिपेंडेंट होता है ना, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं होता है, ओके। तो ये लिखा हुआ है, तो ख़त्म हो गया यहाँ पे। आगे आपका रोटर फ्रीक्वेंसी था, ये मैंने आपको समझा दिया, ओके। और इतना तक अगर हम लोग आगे आए भाई, तो आगे में आपका यहाँ पे एक वैलेंट सर्किट डायग्राम है, ठीक है। यानी यहाँ पे जैसे ट्रांसफार्मर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा कवर करवा ही दूंगा, ठीक है। फेजर डायग्राम कैसे बनता है ये भी मैं हम लोग बात कर लेंगे, ओके। तो इधर थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं इंडक्शन मशीन, उसका सिंक्रोनस मशीन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन में ऑलरेडी हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन तक कवर कर लिया है, तो उसमें ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, ओके।